आज की इस वीडियो में देखेंगे किरण पब्लिकेशन की सुरक्षा बल की बुक है। आरपीएफ के लिए कांस्टेबल का प्रैक्टिस बुक सेट है। प्रैक्टिस सेट है। इसे अगर चाहे तो आप लोग ऐप भी इसका लोड कर सकते हैं। किक के नाम से ऐप भी है। ये किरण पब्लिकेशन के 2024 का एडिशनल न्यू बुक, न्यू प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आरपीएफ और आरपीएसएफ दोनों के लिए इसमें प्रैक्टिस सेट आ जाएगा। चलिए आज का सेट देखते हैं। आज प्रैक्टिस मॉडल पेपर सेट 6 है। 5 तक देख चुके हैं। आज की प्रैक्टिस बुक इसमें 6 चल रहा है, जिसमें सामान्य बुद्धिमत्ता यानी रीजनिंग का प्रश्न 35 रीजनिंग का प्रश्न रहता है। उसके बाद 35 अंकगणित का है क्वेश्चन, जो कि दूसरा वीडियो में देखेंगे इस सबको। और उसके बाद 50 क्वेश्चन रहता है सामान्य जानकारी का। सामान्य जानकारी का है आज इसमें देखेंगे सामान्य जानकारी, जिसमें पहला क्वेश्चन है, कहता है भारत में मुद्रास्फीति के आधार पर मापा जाता है क्या? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया गया है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्यबल की जनसंख्या में डैश वर्ष से लेकर डैश वर्ष तक के आयु के लोगों को सम्मिलित किया जाता है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग सोच रहे होंगे ये होगा 4 नंबर, लेकिन ये नहीं है, गलत। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 15 से 64। 15 से 64 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए ठीक है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में ना तो निर्यात तथा ना ही आयात होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बंद प्रतियोगिता। बंद अर्थव्यवस्था में ना ही निर्यात होता है ना ही आयात होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें किसानों को, अगला प्रश्न है, किसानों को अपने फसलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन राशि देने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष किस कीमत की घोषणा की जाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी। ये फसल बुआई से ठीक पहले घोषणा की जाती है, इसकी सरकार दी जाती है इसकी राशि। अगला प्रश्न है, अपने रोजगार की शर्तों को बनाए रखने के लिए या सुधारने के उद्देश्य से बनाया गया श्रमिकों का एक गठन क्या कहलाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मजदूर संघ कहलाता है। श्रमिकों का गठन मजदूर संघ। अगला प्रश्न है, डैश एक निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी, राष्ट्र का अधिकार है? तो हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वीटो। वीटो एक लैटिन भाषा का प्रयोग है, भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है मैं मना करता हूँ। इसे कानून बनाने में किया जाता है, कानून को रोकने के लिए, या किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 भाग 9 का ए, ऑप्शन नंबर 3। और भाग 9 सिर्फ है पंचायत से संबंधित, जबकि भाग 9 के बी है सहकारी समिति से संबंधित। इसे 74 संविधान संशोधन 1993 के द्वारा नगर पालिका से संबंधित संविधान में प्रावधान किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून दिया गया? तो यह हो जाएगा दल बदल 10वीं अनुसूची। संविधान में पूरे 12 अनुसूची है, जो कि 10वीं अनुसूची में किया गया था। 10वीं अनुसूची को दल बदल विरोधी के अधिनियम के द्वारा जाना जाता है। यह राजनीतिक पार्टियों पर लगाया जाता है। निर्वाचित सदस्यों को आयोग घोषित करने वाले प्रावधानों का उल्लेख किया जाता है।
इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था और ये राजीव गांधी के द्वारा, उस समय राजीव गांधी का सरकार में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है चोलों के शिलालेख में जिन्होंने तमिलनाडु में शासन किया, निम्नलिखित में से किस कर का उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया? ये हो जाएगा, कौन सा कर हो जाएगा? यह व्यक्ति कर। चोल जिन्होंने तमिलनाडु के शासनकाल का अभिलेख तथ्य के संकेत करते हैं कि राज्य में विभिन्न प्रकार के करों के लिए 400 से अधिक शब्दों का प्रयोग किया गया था उस समय। व्यक्ति सर्वाधिक वर्णित कर था। यह वह कर था जिसे नगद में नहीं लिया जाता था बल्कि बेगार के रूप में चुकाना पड़ता था। कड़मल भू राजस्व की एक अन्य महत्वपूर्ण कर है। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली तथा अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले चाहमानों को बाद में डैश के नाम से जाना जाने लगा था। तो हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 2, चौहान के नाम से जाने लगा था। चलिए अगला प्रश्न इसका देखते हैं। अगला प्रश्न है किस सत्र में सरोजिनी नायडू भारतीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी? तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1922 गया अधिवेशन के द्वारा। सरोजिनी नायडू भारत की बुलबुल के नाम से भी जानी जाती है। वह एनी बेसेंट के बाद कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला और प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में 1915 से 47 की अधिवेशन अवधि को डैश के नाम से जाना जाता है। ये देख लीजिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये दोनों तो नहीं हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं इसका। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3, गांधी के दौर कहा जाता है। राष्ट्रवादी आंदोलन के तीसरे और अंतिम चरण 1915 से 47 या 17 से 47 को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। इस अवधि के दौरान महात्मा गांधी निर्विवादित रूप से राष्ट्रीय आंदोलन के नेता बन गए और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उन्होंने अहिंसक और सत्याग्रह सिद्धांतों का प्रयोग किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अल-बरूनी द्वारा अरबी पुस्तक का क्या नाम है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, किताब उल हिंद भारत का इतिहास। अबू रिहान अल-बरूनी 973 से 1048 ईस्वी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध अरबी पुस्तक है। इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय विज्ञान, हिंदू धार्मिक मान्यता, रीति रिवाज और सामाजिक संगठन की चर्चा की है। यह भारतीय धर्म और दार्शनिक, त्यौहार, खगोल विज्ञान, एकेडमी, रीतियों और परंपराओं, सामाजिक जीवन प्रतिमा विज्ञान, नियम और माप पद्धति पर विस्तृत पाठ्यपुस्तक लिखा है। किताब उल हिंद। अगला प्रश्न है 1920 के दशक में भारत में शुद्धि आंदोलन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 20वीं शताब्दी के आरंभिक भाग में आर्य समाज के नेता थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने आरंभ किया था। इसका उद्देश्य था उन्होंने लोगों को वापस लाना था जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। शुद्धि एक संस्कृत भाषा है। इसका अर्थ है साफ, शुद्ध, दूषण से मुक्त और शुद्धिकरण। चलिए अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो हो जाएगा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से 8 राज्य कौन कौन सा हो जाएगा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यह कर्क रेखा भूमध्य रेखा के लगभग 37 डिग्री उत्तर में होती है। कर्क रेखा पृथ्वी की उत्तरम अक्षांश रेखा है जिसे सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को मंजूरी दे दी है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, ऑप्शन नंबर 3, 24,104 करोड़ रुपये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्री में 24,104 करोड़ रुपये की कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री ने जनजाति आदिवासियों को न्याय महाअभियान के पीएम जनमन को मंजूरी दे दी है, जिसमें कुल 24,104 करोड़ रुपये में से केंद्र का हिस्सा 15,336 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 8,768 करोड़ रुपये होगा। इसके द्वारा 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा। प्रधानमंत्री जनजाति गौरव दिवस के मौके पर खूंटी से इस अभियान को घोषित किया गया था। खूंटी से अभियान को घोषित किया गया। खूंटी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा उत्तर पूर्वी भारत में दक्कन के पठार का हिस्सा नहीं है? इसमें पूछ रहा है दक्कन का पठार का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो यह हो जाएगा कैमूर की पहाड़ियाँ। कैमूर की पहाड़ियाँ पर्वत श्रेणी जो कि बिहार में पड़ता है। भारत के पश्चिम मध्यवर्ती भाग में स्थित विंध्याचल पर्वत श्रेणी एक जटिल पर्वत चोटियों, पहाड़ी श्रेणियों, उच्च भूमियों और पठार कागारों की विच्छिन्न श्रृंखला है। कैमूर की पहाड़ी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कतंगी के निकट आरंभ होती है, जो बिहार में सासाराम तक लगभग 480 किलोमीटर पूर्व में फैली हुई है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कौन सी वनस्पति गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी के डेल्टा को आच्छादित करती है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, ग्रांड गैब्रोन मैग्रोव वन। ग्रांड मैग्रोव वन। यह गंगा, महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी के डेल्टा मैग्रोव वनस्पति से आच्छादित है। ये वनस्पतियां पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, केरल और कर्नाटक के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अनाईमुडी डैश की सबसे ऊंची चोटी है? कौन सी पहाड़ी की पूछ रहा है, कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? तो यह हो जाएगा अनामलाई। अनामलाई पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी है। यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित अनामुडी शिखर 2,695 मीटर यानी 8,842 फीट अनामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। यह दक्षिण भारत की और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी है। यह हिमालय काराकोरम पर्वत श्रेणी के बाहर भारत का सर्वोच्च उच्च बिंदु है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य जूट का सर्वाधिक उत्पादक है? तो यह हो जाएगा भारत में पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा उत्पादक, जिससे लगभग 60% जूट की खेती भारत में की जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रत्येक सेंटीमीटर में 10 समान विभाजन होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है? इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मिलीमीटर कहा जाता है। इसका ऑप्शन है मिलीमीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है, पारभासी वस्तुएं वे वस्तु हैं जिनके आर पार हम डैश कर सकते हैं। इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिसके आर पार देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। वह वस्तु से प्रकाशित अंकित आंशिक रूप से गुजरता है उन्हें पारभासी वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? वह वस्तु जिसे प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है उन्हें पारभासी वस्तु कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक
पतली तार जो बल्ब से प्रकाश देती है डैश कहलाती है। तो यह हो जाएगा फिलामेंट कहलाता है। बल्ब में फिलामेंट रहता है और फिलामेंट उसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा प्रजनन अंग है? पौधा का पूछ रहा है कौन सा अंग प्रजनन होता है, तो यह हो जाएगा फूल। पौधों में फूल जो होते हैं यही प्रजनन की अंग होती है। चलिए अगला प्रश्न है, जब एक बीमारी वाहन करने वाला सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर सूक्ष्म जीव से लड़ने के लिए डैश का उत्पादन करता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रोग प्रतिकारक। रोग प्रतिकारक। जब रोग को वाहन करने वाला जीवाणु एक स्वस्थ शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर उसमें उनसे लड़ने के लिए रोग प्रतिकारक एंटीबॉडी क्षमता उत्पन्न करता है, जिससे चलिए अगला प्रश्न है, ऑप्शन नंबर 2 था। अगला प्रश्न है, कौन से मानव निर्मित फाइबर लकड़ी के गुद्दे से प्राप्त किया जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रेयॉन। ऑप्शन नंबर 2, 1924 में खोजा गया था। रेयॉन एक सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग पादप स्रोतों से व्युत्पन्न, पुनः संगठित, पुनर्जीवित और शोधित सेलुलोज से निर्मित कृत्रिम वस्त्र सामग्री के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अम्लीय या क्षारीय पदार्थ को जांचने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इंडिकेटर। ऑप्शन नंबर 1, इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। संकेतित ऐसे तत्व है जिसका प्रयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि पदार्थ प्राकृतिक में अम्लीय है या क्षारीय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति अनिवार्य है? पानी यानी वाष्प, ये भी हो जाएगा, और ऑक्सीजन ये भी हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षीय सहजीवी संबंध का एक उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मेजबान के पेट में टेपवर्म। चलिए अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार के जीवों की आबादी के कुल योग को क्या कहा जाता है? तो इसे प्रजाति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सभी घरों का विद्युतीकरण के लिए सौभाग्य नामक एक नई योजना कौन सी है? तो हो जाएगा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। ऑप्शन नंबर 2, जो कि 35 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन से राज्य की सरकार एक संयुक्त योजना आयोग भाग को लोकार्पित करने के लिए अपनी वर्तमान 7 स्वास्थ्य योजना को संगठित करेगी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक सरकार। ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक राज्य आरोग्य विभाग को शुरू करने के हेतु विद्यमान 7 स्वास्थ्य योजना का विलय करेगी। प्रश्न है, अगला प्रश्न है, सबसे बड़े और सबसे उन्नत परमाणु संलयन रिएक्टर JT6SA ने 1 दिसंबर 2023 को कहाँ प्रचलन शुरू किया गया? ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जापान में शुरू किया गया। 1 दिसंबर 2023 को जापान इबाराकी प्रांत में प्रचलन शुरू किए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भू आकृति प्राकृतिक प्रक्रियाओं में मंद संचलन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मंद विरूपण।
ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटा था? यह हो जाएगा 1915 में। दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद गांधी जी अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। इससे पिछले वर्ष वह वर्ष 2015 में गांधी के भारत लौटने के 100 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती मनाई गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बेन किंग्सले डैश से संबंधित है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मोशन पिक्चर्स से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु डैश के रूप में जानी जाती है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, सुपरसोनिक गति किसी वस्तु के गति करने की वह दर है जो 108 का डैश को चश्मे की सहायता से ठीक नहीं किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, मोतियाबिंद को चश्मे की सहायता से ठीक नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, विद्युत चिम्बुक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ध्रुवता को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यह ऑप्शन सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एक डैश है? इसका ऑप्शन हो जाएगा पर्यवेक्षी संस्था है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, डैश अकबर का निवास स्थान है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आगरा था अकबर का निवास स्थान। चलिए अगला प्रश्न, डीएनएस से क्या तात्पर्य है? तो डीएनएस का फुल फॉर्म हो जाए डोनेम नेम सिस्टम, ऑप्शन नंबर 1, डोनेम नेम सिस्टम। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने नई दिल्ली में किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यह हो जाएगा अमेजन के द्वारा हस्ताक्षर किया है। यह भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के नई दिल्ली में अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड अमेजन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। गंगा नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का उपयोग करके अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से कार्गो यातायात और ग्राहकों को लदान, शिपमेंट और उत्पादकों के परिवहन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। अगला प्रश्न है, भूटान राजतंत्र डैश हिमालय में स्थित है? भूटान जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, भूटान एक पूर्वी हिमालय में स्थित है, हिमालय का पूर्वी भाग कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कॉमेडी के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार किस कलाकार ने जीता है? तो यह हो जाएगा अतुल खत्री, ऑप्शन नंबर 3, अतुल खत्री। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज या प्रेयर सोसाइटी जो एक धार्मिक और सामाजिक सुधार था की स्थापना 1863 में डैश में हुई थी? यह मुंबई में हुई थी, ऑप्शन नंबर 4, मुंबई, जो कि मुंबई पहले मुंबई में, ऑप्शन नंबर 4 मुंबई में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, रंगों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के रंग समानता प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग के रूप में जाना जाता है, जिसे मिला के दूसरा और भी रंग बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? यह समानता, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, 2 कक्ष होते हैं हृदय में। अगला प्रश्न है, रेड डेटा बुक
जिसे लाल सूची भी कहा जाता है, क्या है? लाल सूची क्या? इसका सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जानवर, पौधों आदि की दुर्लभता को विलुप्त प्रजातियों को ब्यौरा उसमें रखा जाता है, दस्तावेज। अगला और लास्ट प्रश्न है, भारत के दिग्गज खिलाड़ी ने 26वें बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है, ये कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, पंकज अडवाणी ने। पंकज अडवाणी ने 26वें बार IBSF विश्व वर्ल्ड का खिताब जीता है। पहले घंटे में 26 से 180 से पीछे अडवाणी ने कुआलालंपुर में पिछले साल की खिताब के मुकाबले इसी मैच में 2018 के विश्व चैंपियन कोठारी को 1000 से 416 हराने के लिए रैली की है। आज के इस वीडियो में बस 50 क्वेश्चन था, सामान्य ज्ञान का 50 क्वेश्चन था। दूसरा सेट देखेंगे किसी दिन, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दूसरा सेट नंबर 7। ये सेट 6 था।